नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और नर्क की आग। इंस्पेक्टर मनोज और नर्क की आग, लेखक अशीत चटर्जी, चित्र अजीत वसईकर। अभी पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मध्य स्थित शस्त्रागार में हुए विस्फोट से फैली तबाही का आतंक खत्म भी न हो पाया था कि गृह मंत्रालय को विश्वस्त सूत्रों से खबर प्राप्त हुई कि पाकिस्तान द्वारा निर्मित परमाणु बम बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से चुरा लिया गया है। इस खबर के मिलते ही समस्त भारतीय जासूसी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया और तुरंत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए गृह सचिव श्री देश पांडे गंभीर स्वर में बोले, ऑफिसर्स, आप लोग जान ही चुके होंगे कि आज यह मीटिंग क्यों बुलाई गई है। पाकिस्तान के परमाणु बम की चोरी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। सरकार को संदेह है कि चोरी हुए परमाणु बम का प्रयोग भारत के खिलाफ किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की तबाही निश्चित है। भारत को तबाह होने से बचाने का यही रास्ता है कि जल्द से जल्द बम और उसके चोरों का पता लगाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है सर कि इस चोरी में आतंकवादियों का हाथ है। अगर हमें विशेष अधिकार दे दिए जाएं तो हम बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की धरपकड़ शुरू कर इस खतरे को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि बम की चोरी में पाकिस्तान सरकार का ही हाथ हो। उसने यह चाल हिंदुस्तान में खलबली मचाने के लिए चली हो। कुछ भी हो, लेकिन बम की चोरी को मात्र अफवाह समझने की भूल न करें। आप लोग बम और बम के चोरों का पता लगाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है सर, अगर बम हिंदुस्तान की सीमा में है तो हम उसका जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। गुड, आप लोग अपनी कार्यवाही तुरंत शुरू कर दीजिए। हमें आप लोगों की रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। यस सर। इसी के साथ मीटिंग समाप्त हो गई और सभी अधिकारी एक एक कर कक्ष से बाहर निकल गए। कुछ ही समय पश्चात समस्त सरकारी मशीनरियां हरकत में आ गई। सीमा के संदेहास्पद स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई। कमांडर शेर सिंह, अपने जवानों को खास तौर से समझा दो कि सीमा पार से कोई पंछी भी नजर से बचकर इस ओर ना आने पाए। यस सर। आसपास के गांवों के निवासियों की जांच पड़ताल के बाद पहचान पत्र दे दिए जाएं ताकि घुसपैठियों की पहचान करना आसान हो। यस सर। उधर बम टोही यंत्रों से युक्त वायुसेना के हेलीकॉप्टर आकाश में गश्त लगाते हुए परमाणु बम की उपस्थिति का पता लगाने की कोशिश में जुट गए थे। लेकिन कई दिनों तक लगातार खोजबीन के पश्चात भी बम एवं बम के चोरों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी जासूसी एजेंसियां नहीं प्राप्त कर सकी। सरकार परेशान थी। तभी एक दिन राजनगर के पुलिस आईजी धर्मवीर त्यागी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बताया, आईजी साहब, हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ पटक कर रह जाएगी, लेकिन यह कभी न जान पाएगी कि पाकिस्तान से चुराया गया परमाणु बम हिंदुस्तान में कहाँ मौजूद है। कौन हो तुम? परमाणु बम के बारे में क्या जानते हो? प्रत्युत्तर में आईजी त्यागी को जोरदार ठहाके की आवाज सुनाई दी। हा हा हा। कौन है यह आदमी? इसे कैसे पता चला कि हमारी सरकार परमाणु बम का पता लगाने की कोशिश कर रही है? तभी एयरपीस पर अज्ञात व्यक्ति का स्वर फिर सुनाई दिया। अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे माफिया चीफ टाइगर के नाम से जानते हैं। माफिया चीफ टाइगर? परेशान न हो आईजी साहब, तुम्हारी सरकार की बेचैनी दूर करने के लिए ही मैंने तुम्हें फोन किया है। ओह, दरअसल जिस बम की तलाश में भारतीय सरकारी मशीनरियां समय और सरकारी पैसा बर्बाद कर रही हैं, वह बम इसी शहर में मौजूद है। क्या? यूं समझो कि यह शहर परमाणु बम की सेज पर बैठा हुआ है। बम का विस्फोट होते ही इस शहर का नाम तो धरती के नक्शे से मिट ही जाएगा, साथ ही पूरा हिंदुस्तान नर्क की आग में झुलस कर रह जाएगा। अगर तुम अपने देश को नर्क नहीं बनाना चाहते तो मेरा संदेश अपनी सरकार के कानों तक पहुंचा दो। कैसा संदेश? अगर 3 दिन के अंदर तुम्हारी सरकार मुझे 1 अरब रुपया डॉलर के रूप में देने को तैयार हो जाए तो मैं वादा करता हूँ, परमाणु बम लेकर मैं यहाँ से शांति के साथ चला जाऊंगा। 1 अरब रुपया, वह भी डॉलर में? असंभव। यह कीमत भारत और भारत की 80 करोड़ की जनता की जान की कीमत से ज्यादा नहीं है जी। तुम मेरा संदेश अपनी सरकार तक पहुंचा दो। 3 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, वरना अंजाम की जिम्मेदार हिंदुस्तान की सरकार होगी। लेकिन सरकार का जवाब तुम तक कैसे पहुंचेगा? हम इस खबर को जनता के कानों तक पहुंचने का रिस्क नहीं ले सकते। मैं भी तुम्हारी सरकार के लिए परेशानियां खड़ी नहीं करना चाहता। तीसरे दिन हम खुद तुमसे संबंध स्थापित करेंगे। ओह, इतना कहने के साथ ही टाइगर ने संबंध विच्छेद कर दिया। तब आईजी त्यागी ने फौरन टेलीफोन एक्सचेंज से फोन करने वाले के नंबर की जानकारी मांगी। एक्सचेंज वाले इतना ही बता पाए कि फोन रेलवे स्टेशन के बूथ से किया गया था।
अतः आईजी त्यागी फौरन गृह सचिव से मिलने निकल पड़े। सचिवालय पहुंच आईजी त्यागी ने जैसे ही गृह सचिव को फोन पर माफिया चीफ टाइगर द्वारा दी गई धमकी के बारे में बताया, गृह सचिव देश पांडे के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। क्या कहा? 1 अरब रुपया, वह भी डॉलर्स में? टाइगर 3 दिन बाद फिर फोन करेगा सर। 3 दिन का समय काफी होता है त्यागी साहब। आप यह पता लगाइए कि क्या वास्तव में फोन करने वाला माफिया चीफ टाइगर था या किसी ने मजाक किया है। ठीक है श्रीमान, मैं आज ही शहर में गुप्तचरों का जाल फैला देता हूँ। तीसरे दिन जैसे ही वह फोन करेगा, हमारे गुप्तचर उसे दबोच लेंगे। अगर वह माफिया चीफ है तो वह इतना बेवकूफ नहीं होगा कि दूसरी बार भी किसी बूथ से फोन पर संबंध स्थापित करे। हो सकता है वह किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करे, पर इतना तो स्पष्ट है कि वह अकेला नहीं है और उसके अन्य साथी भी शहर में मौजूद है। अगर उसके साथियों में से ही कोई पकड़ में आ जाए तो टाइगर के खुफिया अड्डे का आसानी से पता लग सकता है। मैं टाइगर का पता लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। तत्पश्चात आईजी त्यागी गृह सचिव से विदा ले वहां से चल दिए। हेडक्वार्टर पहुंचते ही आईजी धर्मवीर त्यागी इंस्पेक्टर मनोज को अपने कक्ष में बुलवाकर माफिया चीफ टाइगर और उसकी धमकी के बारे में बताते हुए बोले, टाइगर का पता लगाकर उसे पकड़ने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं बेटे। यह तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। हमें विश्वास है कि हमेशा की तरह तुम इस परीक्षा में भी खरे उतरोगे। तुम्हारी सफलता पर इस शहर का ही नहीं, पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। विश्वास रखिए सर, टाइगर इस शहर के किसी कोने में भी क्यों न छुपा हो, 3 दिन के अंदर वह सलाखों के पीछे होगा। शाबाश बेटे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। फिर आईजी साहब से आज्ञा ले मनोज पुलिस हेडक्वार्टर से निकल थाने की ओर चल पड़ा। मार्ग में ही एक सवाल इंस्पेक्टर मनोज की सोचों में रह रहकर उभर रहा था। इतने बड़े शहर में टाइगर को कैसे खोजा जाए? इंस्पेक्टर मनोज को गहरी सोच में डूबा देख हवलदार पूछ ही बैठा, क्या बात है सर? कुछ नहीं। कुछ तो है सर, वरना आप इस कदर ख्यालों में खोए नजर ना आते। मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो सुनो। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मनोज टाइगर के चैलेंज के बारे में हवलदार को बताने के बाद बोला, टाइगर को इतने बड़े शहर में इतने थोड़े समय में ढूंढ निकालना आसान नहीं होगा। इतना मुश्किल भी नहीं होगा सर। क्या मतलब? मतलब साफ और सीधा है सर। कोई भी बाहरी अपराधी क्षेत्रीय अपराधी की मदद के बिना दूसरी जगह पर शरण नहीं ले सकता। टाइगर ने भी इस शहर में टिकने के लिए किसी न किसी अपराधी की मदद जरूर ली होगी। वंडरफुल आइडिया। यह विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अगर सारी बातें आपके ही दिमाग में आ जाएंगी तो हवलदार को कौन पूछेगा सर? शट अप। यस सर। फिर इंस्पेक्टर मनोज का मस्तिष्क तेजी से सक्रिय उठा। इस शहर के अपराध जगत का बेताज बादशाह है शाकाल। पहले मुझे उसे ही टटोलना चाहिए। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर मनोज अपना विचार हवलदार पर प्रकट करते हुए बोला, शाकाल पर हाथ डालने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह किस समय कहाँ मिलेगा। यह जानकारी मुझे तुम लाकर दोगे। यस सर। और अगले दिन? सर, शाकाल आजकल अपने सी बीच स्थित निवास पर रह रहा है। गुड। मुझे यह भी पता चला है कि कुछ अज्ञात लोग अक्सर उससे वहां मिलने आते रहते हैं। इन दिनों वह अपनी कोठी से कहीं बाहर आते जाते नहीं देखा गया है। इसका मतलब हमारा संदेह सही भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन सर, शाकाल जैसे आदमी से सच उगलवाना इतना आसान काम नहीं होगा। मैं जानता हूँ। तो फिर आपने क्या सोचा है? आज रात मैं चुपके से उसकी कोठी में प्रवेश करूंगा और पता लगाऊंगा कि शाकाल कोठी में बैठकर क्या करता है। फिर तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं, तुम यहीं रहकर मेरे मैसेज का इंतजार करोगे। और अगर आपका कोई मैसेज नहीं मिला तो? अगर सुबह होने से पहले मेरी तरफ से कोई सूचना न मिले तो समझ लेना शाकाल टाइगर के लिए काम कर रहा है और मैं उसकी कैद में हूँ। ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना होगा यह तुम अच्छी तरह जानते हो। यस सर। उसी रात करीब 10 और 11 के दरमियान इंस्पेक्टर मनोज शाकाल की सी बीच स्थित कोठी की 4 दीवारी फांदकर अंदर दाखिल हो गया। वातावरण में गहरा अंधेरा और सन्नाटा व्याप्त था। वह सतर्क कदमों से कोठी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी वह कोठी में स्थित स्विमिंग पूल के निकट से गुजर रहा था कि तभी पूल के अंदर से 2 रहस्यमय आकृतियों को सिर उभारते देख चौंक पड़ा। अरे, वे लोग कौन हैं और इतनी रात में गोताखोरों की पोशाक पहने पूल में क्या कर रहे हैं? तभी पूल के दूसरे किनारे पर प्रकाश चमका। प्रत्युत्तर में रहस्यमय आकृतियों में से एक ने अपना वाटरप्रूफ टॉर्च जलाकर सिग्नल दिया। दूसरे किनारे पर चमकता प्रकाश तुरंत गुल हो गया। तब दोनों रहस्यमय आकृतियां नाक से ऑक्सीजन मास्क हटा तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगी।
यह सब देख इंस्पेक्टर मनोज का मस्तिष्क सक्रिय हो उठा। समझ में नहीं आया कि वे दोनों आकृतियां पहले ही से पूल में मौजूद थी या अभी पहुंची हैं। लेकिन अगर वे आकृतियां पहले ही से यहाँ थी तो इन्हें सिग्नल देने की क्या ज़रूरत थी, और अगर अभी पहुंची हैं तो पूल में कैसे पहुंची? इसमें जरूर कोई गहरा राज छिपा है। और फिर जैसे ही तीनों आकृतियां कोठी में दाखिल हो इंस्पेक्टर मनोज की नज़रों से ओझल हुई। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगले ही पल इंस्पेक्टर मनोज दबे कदमों से दौड़ता हुआ कोठी के निकट पहुंचा और दीवार के सहारे ऊपर जा रही पाइपलाइन को थाम बंदरों की सी फुर्ती से ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। फिर उसने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर जला ली और टॉर्च के प्रकाश में कमरे का मुआयना करने लगा। ओह, इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर और गोताखोरों की पोशाकें! तभी बाहर कदमों की आहटें उभरती सुनाई दी। शायद कोई आ रहा है। खतरे का आभास होते ही इंस्पेक्टर मनोज टॉर्च बुझाकर वहीं रखे सामान के ढेर के पीछे छुप गया। थोड़ी ही देर बाद द्वार खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने स्विच ऑन कर दिया। कमरा तीव्र प्रकाश में नहा उठा। तब आगंतुक पर नजर पड़ते ही इंस्पेक्टर मनोज चौंक उठा। ओह, यह तो शाकाल ही है। तभी दो आदमी एक अधेड़ आदमी को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। आह! उस अधेड़ आदमी को देख इंस्पेक्टर मनोज एक बार फिर चौंका। प्रोफेसर सरीन, यह इन शैतानों के चंगुल में कैसे? उधर शाकाल प्रोफेसर सरीन से कह रहा था, प्रोफेसर, अपनी भलाई चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा प्रोफेसर। फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ चलना है। लेकिन कहाँ? ज़्यादा सवाल मत करो प्रोफेसर, जल्दी से यह पोशाक पहन लो। अच्छा, पर पहनता हूँ। फिर प्रोफेसर सरीन के पोशाक पहनते ही ऑक्सीजन सिलेंडर उसकी पीठ पर बांधने के बाद शाकाल गुर्राया, चलो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह पोशाक और ऑक्सीजन सिलेंडर किस लिए? क्योंकि तुम्हें काफ़ी देर पानी के नीचे रहना है। और फिर दोनों गोताखोर प्रोफेसर सरीन को लेकर बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही शाकाल ने लाइट ऑफ कर बाहर निकलते हुए कमरे का दरवाजा पूर्वतः बंद कर दिया। ये प्रोफेसर सरीन को कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं पूल के नीचे अपराधियों ने अपना गुप्त अड्डा तो नहीं बना रखा है? इस विचार के दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर मनोज ने तुरंत गोताखोर की पोशाक पहन ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर बांध लिया और बिना समय बर्बाद किए खिड़की के रास्ते नीचे पहुंच गया। अगर मेरा ख्याल सही है तो वे लोग प्रोफेसर सरीन को लेकर बाहर आते ही होंगे। तभी कोठी का मुख्य द्वार खुला और दोनों गोताखोर प्रोफेसर सरीन को लेकर स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। जल्दी ही उन्हें पूल में गोता लगाते देख इंस्पेक्टर मनोज दौड़ता हुआ पूल के समीप पहुंच गया। लेकिन अभी वह पानी में कूदना ही चाहता था कि तभी एक भारी हाथ उसके कंधे पर आ टिका। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ओह! मौके की नजाकत को भांपते ही इंस्पेक्टर मनोज जवाब देने की बजाय बिजली की तेजी से एड़ी पर घुमा और शक्तिशाली घूंसा प्रश्नकर्ता के चेहरे पर जड़ दिया। डिशुम! आह! प्रश्नकर्ता कोई और नहीं शाकाल ही था। और फिर इससे पहले कि शाकाल संभल पाता, आह! यह कमबख्त अचानक कहाँ से टपक पड़ा था? अब यह 2-3 घंटे से पहले होश में नहीं आने वाला। और फिर शाकाल की तरफ से निश्चिंत होते ही इंस्पेक्टर मनोज पूल में कूद गया। जल्दी ही। लेकिन पूल की सतह में पूरा चक्कर लगाने के बाद भी इंस्पेक्टर मनोज को गोताखोर और प्रोफेसर सरीन कहीं नजर नहीं आए। आखिर ये लोग कहाँ गायब हो गए? यहाँ कोई गुप्त रास्ता जरूर है, मुझे फिर कोशिश करनी चाहिए। यह सोच वह फिर अपनी कोशिश में जुट गया। इस बार उसे निराश नहीं होना पड़ा। तो यह है वह खुफिया रास्ता। ढक्कन के हटते ही इंस्पेक्टर मनोज खुफिया द्वार में दाखिल हो तेजी से रास्ता तय करने लगा। यह तो ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में पाइपलाइन डालकर सुरंग बिछाई गई हो। लगभग 1 घंटे तक तैरने के बाद उसने जब पानी से सिर उबारा तो अपने आप को एक गुफा में पाया। ओह! लगता है मैं सागर मध्य फैली पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच किसी पहाड़ी में पहुंच गया हूं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।